वालेकुम फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जैसे कि शो हो रहा है, मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। और ये अभी चूँकि रिसेंटली मैंने अपना जो है वो रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट कराया था, तो मेरे पास एक रफ़ सा जो मैंने पहले किया था, क्योंकि पहले आपने रफ़ चेक करवाना होता है। जब वो आपका फाइनल मतलब हो जाए, सुपरवाइज़र आपको ओके कर दे, तो फिर आपने उसको जो है ना वो फ़ाइनल बुक पे करना होता है। जो ये बुक आपको शो हो रही है ना, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से बुक आपको जो है वो मिलती है, और एक ही बुक होती है ये कहीं से आपको अवेलेबल नहीं होती। तो बेहतर ये होता है कि आप पहले रफ़ वर्क कर लें, और वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह। फिर आप जब ओके हो जाए फिर फ़ाइनल करें। अब रफ़ कैसे करना है, तो इसका तरीका ये है कि या तो आप इस तरह कर लें, आप कोई भी रजिस्टर ले लें, उस पर आप सारे क्वेश्चंस इसके लिख लें, आइडिया कर लें आप। लेकिन इससे भी आइडिया नहीं होता कि आपने कितना डाटा लिखना है या ऐड करना है। तो सिंपली ये कि आप इस पूरी कॉपी को ना इसकी फ़ोटो कॉपी करा लें, एक या दो करा लें। अगर आपको लगता है आपकी ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी दो दफ़ा, यानी आपका हो सकता है कि आप एक दो दफ़ा मतलब लिखना पड़ सकता है, दो करा लें। नहीं तो पहले एक कॉपी करा लें, उस पर आप करें अपना काम करें सारा जो भी, और आपने सुपरवाइज़र को चेक कराएं। अगर वो ओके कर देते हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं जिन्हें आप समझते हैं कि मैं जब नीट करते हुए उसको ठीक कर लूँगी, तो वो आप कर लें नीट। तो मैं आपको गाइडलाइन दे दूँगी, उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो बाकी ये है कि कॉपी नहीं हो सकता, क्योंकि टॉपिक्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, हर एक का डिफरेंट होता है, और हर सेमेस्टर में जो है वो डिफरेंट होता है। तो जैसे अभी हमारा जो था, हमारा क्लास का जो थीम था वो सेम था, मैनेजिंग चिल्ड्रन एट होम। और सब थीम जो था वो सबको डिफरेंट मिले। वो आए हुए थे कोई 8-10 थे, तो वो रिपीट होते रहते हैं क्लास में। तो 10 लोग या 5 लोगों से ज़्यादा नहीं, मतलब वो आपको जो सुपरवाइज़र होते हैं वो बता देते हैं कि इतने लोगों के पास इतना टॉपिक होना चाहिए, ज़्यादा लोगों के पास नहीं होना चाहिए। तो सब थीम जो था वो मेरा था यूजिंग एजुकेशनल गेम्स आर एप्स। और इसके बाद एक टॉपिक होता है, वो खुद सेलेक्ट करना होता है। यानी एक थीम होता है, एक सब थीम और एक टॉपिक। अब जो हमारा था ना, ये क्योंकि हमारा सेकंड सेमेस्टर कोरोना में गुजरा था, और थर्ड उसके बाद अभी जब ये स्कूल वगैरह ओपन हो गए थे तब था। तो फिर जो हमारा थीम और सब थीम था वो कोरोना वाला जो पीरियड था उसी पे बेस करता था कि आप जो है मैनेजिंग चिल्ड्रन एट होम के घर में जो है वो बच्चों को कैसे मैनेज करेंगे। और यानी बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करना है, तो आप एजुकेशनल गेम्स वगैरह यूज़ करके उनको बिज़ी रखें इस तरह से। तो टॉपिक जो थे वो मैंने भी कोई 4-5 मैंने डिसाइड किए, डिसाइड नहीं कह लें कि मैंने लिखे, फिर मैंने वो अपने सुपरवाइज़र को भेजे। उन्होंने कहा ये नहीं, ये वर्ड नहीं होना चाहिए, फिर एक फ़ाइनल हो गया, वो मैंने ले लिया। तो टॉपिक जो मैंने सेलेक्ट किया मतलब लिया था, वो था इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशनल गेम्स ऑन लर्निंग ऑफ 8th ग्रेड स्टूडेंट्स एट होम। अच्छा, जब मैंने स्टार्ट में मुझे पता नहीं था रिसर्च वर्क का, तो मैंने क्या किया था कि मैंने जब अपने सुपरवाइज़र को चेक कराया, तो लिखा था कि लर्निंग के लिए जो मैंने मतलब कैटेगरी लिया, स्टूडेंट्स लिए हैं, वो मैंने 5 क्लास से लेकर 10th क्लास तक जो है वो लिए हैं। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आपने इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो आपने एक क्लास लेनी है। फिर मैंने 8th क्लास जो है वो ली थी। तो इस तरह अभी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं B.Ed के जो इस तरह के मिस्टेक्स करते हैं, जैसे मुझसे भी हुई, क्योंकि हमें भी पता नहीं था। तो उसके बाद फिर मैंने इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशनल गेम्स ऑन लर्निंग ऑफ 8th ग्रेड स्टूडेंट्स एट होम लगाया था साथ, क्योंकि कोरोना में वो बात चल रही थी, तो इस वजह से ये साथ लगाया था। आप अपने टॉपिक के हिसाब से कर लें। अच्छा, मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊँगी कि जो गलतियाँ नहीं करनी, और मैं अपना शेयर करूँगी और साथ में बताती जाऊँगी, क्योंकि ये मेरे पास रफ वर्क पड़ा हुआ है, तो इसमें मेरी कुछ मिस्टेक्स भी निकली थी जो मैंने नीट पे जो है वो ठीक कर ली थी। तो मैं आप लोगों को वो भी साथ साथ बताती जाऊँगी। अच्छा, ये जो हमारे पास बुक है मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट, ये हमारे पास 100 मार्क्स के मतलब इसके 100 मार्क्स हैं। और बाकी एक हमारे पास टीचिंग प्रैक्टिस वाला होता है, लेसन प्लान जो बनाना होता है, 100 मार्क्स का वो होता है। और बाकी 4 हमें पेपर जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं।
इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, नेम ऑफ़ द स्कूल और उसके बाद ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑफ प्रोजेक्ट, एरिया, स्कूल और बैकग्राउंड क्या लिखना है आपने, सोशो इकनॉमिक स्टेटस, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, अर्निंग ट्रेंड्स क्या हैं, मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स, लिटरेसी रेट कितना है और एकेडमिक क्वालिटी, एनी अदर स्पेशल ट्रेट ऑफ कम्युनिटी विद द स्कूल इज सिचुएटेड। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को समझना है, फिर हम उसका आंसर लिख सकेंगे। तो हमने एक स्कूल जो है वो सिलेक्ट कर लिया, वो आप कोई भी कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने स्कूल के बारे में क्या लिखना है, सोशो इकनॉमिक स्टेटस, ठीक है, इकोनॉमिकली कैसा है, सोशली। उसके बाद प्रोफेशन, ज़्यादातर वहाँ पे लोगों की क्या है, अर्निंग ट्रेंड क्या है, जितने भी यानी स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स, लिटरेसी रेट कितना है उस कम्युनिटी का, एकेडमिक क्वालिटी कितने वहाँ पे मतलब पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ ने मैट्रिक किया होगा, इस तरह का होगा, या कोई भी और स्पेशल ट्रेड क्या है कम्युनिटी की, ये सारा जहाँ पे स्कूल सिचुएटेड है। अब यहाँ पे देखें, मैंने जब स्टार्ट किया था तो आई सिलेक्टेड गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल खम्बी तहसील, दिस एंड दैट। तो सबसे पहले जो मिस्टेक निकली थी कि आई जो है वो यूज़ नहीं करना आपने, और रिसर्चर यूज़ करना है। मैंने भी रिसर्चर जो है फाइनल जो लिखा था उसमें रिसर्चर यूज़ किया था। उसके बाद जो मैंने गलती की वो ये थी कि द पार्टिसिपेंट्स ऑफ माई प्रोजेक्ट और माई रिसर्च वॉज सिक्स क्लास टू 10th क्लास। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये कि मतलब मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इतने सारे स्टूडेंट्स को हैंडल किया जा सकता है कि नहीं। तो जब सुपरवाइज़र जो थे उन्होंने बताया तो फिर मैंने भी जो है वो 8th क्लास जो है वो ले ली थी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके अलावा इट वाज लोकल रिसर्च, यानी लोकल रिसर्च का वर्ड भी आपने यूज़ नहीं करना। और इसके साथ जो जहाँ पे भी आपने प्रेजेंट में नहीं करना, पास्ट में सब कुछ जो है ना वो आपने लिखना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या ओवरऑल बैकग्राउंड हमने देखना है। तो स्टार्ट जो लेना है, रिसर्चर ने कौन सा स्कूल सेलेक्ट किया, ठीक है, और पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं, दो चीज़ें होगी। फिर नंबर 3 के आपने ये लिखना है कि बिफोर स्टार्टिंग माई प्रोजेक्ट, कि ये ज़रूरी है कि हम जो है वो ओवरऑल बैकग्राउंड जो है स्टूडेंट्स का जानें। तो इस पर्पज़ के लिए आपने एक परफॉर्मा बनाया है, और पहले आपने स्कूल की लोकेशन बतानी है स्कूल की, यानी जैसे मैंने लिखा है कि स्कूल सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ विलेज नॉर्थ साइड एंड स्कूल गेट साउथ साइड, यानी स्कूल गेट जो है वो साउथ साइड पे है, नॉर्थ साइड पे वैसे है। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, इसके अलावा टीचर्स और टोटल क्लासरूम्स कितने हैं, और स्कूल में लाइब्रेरी है और लैब है, ये सारा आपने बता दिया। अब नेक्स्ट हेडिंग ये आपने स्टार्ट लेना है। फिर नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है जी सोशो इकनॉमिक स्टेटस, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। सोशो इकनॉमिक स्टेटस में जो है मैंने यहाँ पे भी जो मिस्टेक की, रिसर्चर जो है उसने काम किया, रिसर्चर वर्ड यूज़ करना है, अडॉप्टेड भी अपना यूज़ करें, और टोटल नंबर स्टूडेंट्स इतने थे। अब डिफरेंट स्टूडेंट्स जो हैं उनकी ज़ाहिर सी बात है वो एक जैसे जो है वो कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते। हर स्टूडेंट की एक डिफरेंट स्टोरी होती है, डिफरेंट काइंड्स की कैटेगरीज़ हैं। तो आपने यहाँ पे बताना है कि डिफरेंट कैटेगरीज़ के लोग हैं, और जिसमें पुअर, मिडल, अपर स्टेटस के लोग हैं। और आपने फिर अपना बताना है कि रिसर्चर ने ऑब्ज़र्व किया कि हर स्टूडेंट जो है वो अपने मतलब उसको देख के पता चलता है उसका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो कैसा होगा। तो अब यहाँ पे एक और चीज़, सोशो इकनॉमिक स्टेटस आपने बताना है कि सोशली लोग कैसे हैं, इकनॉमिक स्टेटस क्या है, पुअर, मिडल, ये सारा आ जाएगा। ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन हम अलग से डिस्कस करेंगे। एक पेज पे आपका स्टार्ट वाला आ जाए, जो पहले इंट्रो हमने लिया, एक पेज पे आपका इकोनॉमिक्स स्टेटस वाला आ जाएगा। अब नेक्स्ट पे हम देखेंगे ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन एंड अर्निंग ट्रेंड्स क्या हैं। तो जैसे कि थोड़ा आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है कि एग्रीकल्चर के साथ ज़्यादातर लोग अटैच्ड हैं। आप जिस एरिया का स्कूल ले रहे हैं ना, वहाँ पे देखेंगे मतलब क्या है ऑक्यूपेशन, लाइक यहाँ पे 25% जो है वो पेरेंट्स एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएटेड हैं, काश्तकारी वगैरह। 5% टीचिंग प्रोफेशन में हैं, और 8% लेबर हैं, सर्वेंट्स एट्सट्रा, और 2% जो है वो ऑफिसेज वगैरह में और वेल एजुकेटेड हैं, पुलिस डिपार्टमेंट्स वगैरह में। इस तरह से आप जो है ना लिखें।
और कुछ के जो है वो पोल्ट्री फार्म्स हैं, एनिमल फार्म्स हैं, ठीक है। हर फैमिली का डिफरेंट मेथड है अर्निंग का। इस तरह से आप जो है वो शेयर करें। एक पेज पे ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आप लिटरेसी रेट क्या है, देखें तो यहाँ पे भी सेम मिस्टेक, रिसर्चर नोटेड दैट कि लिटरेसी रेट जो है अब गांव जो है उनका भी इतना बैड नहीं है। लिटरेसी रेट का आपने लिखना है, तो आपको कैसे पता चला कि इस एरिया का लिटरेसी रेट जो है वो इस तरह है, तो वो इस तरह के जो भी आपने कैटेगरी ली है क्लास की, जब मीटिंग हुई पेरेंट्स मीटिंग, तो उसमें आपने जो है वो चीज़ें ऑब्ज़र्व की कि 20% वेल एजुकेटेड पेरेंट्स से, ठीक है, 50% एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, और कुछ जो है वो इलिटरेट पेरेंट्स हैं, और कुछ जो पेरेंट्स हैं वो सिर्फ मैट्रिक पास हैं। तो ये आपने लिटरेसी रेट का भी बता दिया। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पेशल ट्रेट ऑफ कम्युनिटी, यानी कि कोई जिस कम्युनिटी की आप बात कर रहे हैं जहाँ पे वो स्कूल है उसकी स्पेशल ट्रेट क्या है। तो वहाँ पे आप लिख दें कि जैसे पीपल हैव गुड हॉबीज़ लाइक, मतलब प्लांटेशन में, क्रिकेट में ज़्यादातर क्रिकेट चलता है, फुटबॉल, और विलेजर्स जो हैं वो गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, नेशनल लेवल पे जाते हैं, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो रूरल से अर्बन एरियाज़ में मूव करते हैं। इसके अलावा आप बताएं कि वहाँ पे जो विलेज है या आप सिटी ले रहे हैं तो वहाँ पे ऑलमोस्ट प्राइवेट स्कूल्स कितने हैं जो बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और दूसरे जो है वो स्कूल कितने हैं। ये आपने स्पेशल ट्रेट जो है वो कम्युनिटी की बता दी कि कम्युनिटी के अंदर क्या क्या है, ठीक है। मोस्टली लोगों की हॉबीज़ बतानी है, प्लांटेशन है, क्रिकेट खेलते हैं लड़के मिलके, गांव के लड़के या और विलेजर्स बड़े बड़े हैं वो भी खेलते हैं, और लोग जो है रूरल से अर्बन एरियाज़ माइग्रेट कर रहे हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, प्राइवेट स्कूल्स कितने हैं, ये सब कुछ आपने स्पेशल ट्रेट जो है कम्युनिटी की उसमें बता देना है। वो तो हो गया 10 मार्क्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है वो है, व्हाई डिड यू सेलेक्ट दिस स्पेसिफिक सब थीम एंड टॉपिक एंड रिलेटेड टू योर एक्सपीरियंस और प्रॉब्लम इन योर क्लास इंस्टीट्यूशन। यानी इसमें बैकग्राउंड आपने बताना है, और रैशनल ऑफ स्टडी यानी रीज़नेबल आपने कुछ जो भी बताना है ना उस पर आपने रिसर्च की हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। जब यहाँ पे आपने क्वेश्चन समझना है, आपने रीज़न बतानी है, ठीक है, कि आपने क्यों ये सब थीम सेलेक्ट किया और टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया। तो इसलिए किया, अब सब थीम जो था मेरा वो था यूजिंग एजुकेशनल गेम्स और एप्स। तो मैंने क्यों कि मैंने इसलिए ये सब थीम लिया, कोरोना की वजह से जो स्कूल क्लोज्ड हैं तो उसमें स्टूडेंट्स जो हैं उनका स्टडी से इंटरेस्ट ना हट जाए, तो उनको जो है वो इस तरह से बिज़ी किया जाए, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग जो थी उसमें स्टूडेंट्स कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। अब टीचर को ये भी नहीं पता कि स्टूडेंट जो है वो ठीक कंसंट्रेट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसका बेस्ट मेथड जो है वो यही है कि कुछ ऐसी एजुकेशनल गेम्स और एप्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाएं और उनको बिज़ी रखा जाए, ताकि उनका इंटरेस्ट भी डेवलप हो स्टडीज़ में ऑनलाइन, और जो है वो उनकी स्टडीज़ भी अफेक्ट ना हो कोरोना की वजह से, या जो स्कूल क्लोज्ड हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर टॉपिक जो लिया, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशनल गेम्स ऑन लर्निंग ऑफ 8th क्लास, इसका हमने देखना है कि क्या इम्पैक्ट है एजुकेशन गेम्स का 8th क्लास की लर्निंग। तो मैंने इसमें लिखा कि रिसर्चर का जो पर्पस है वो ये है कि लर्निंग को फ़न बनाया जाए और स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाए, उनको हेल्प किया जाए टू पे अटेंशन एंड स्टे फोकस्ड ऑन देयर स्टडीज़, या स्टडीज़ पे उनका फोकस रहे, अटेंशन पे करें और मोटिवेट हों, और लर्निंग भी हो जाए और फ़न भी हो जाए उनका। तो ये तो एग्ज़ाम्पल थी, और एक और मैंने रीज़न लिखी कि वाज टू मेंटेन अ फोकस ऑफ स्टूडेंट्स ऑन लर्निंग ड्यूरिंग कोविड-19 स्कूल क्लियर्स, ठीक है। तो यहाँ आपने अपना प्रॉब्लम अपना बताना है कि आपने ये टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक हो, सब थीम हो, बताना है कि आपने क्यों चूज़ किया, उसकी वजह क्या है, रेशनल अच्छा, क्या पहले है। तो आपने रीज़न दे दी कि आपने जो है वो टॉपिक सब थीम क्यों सिलेक्ट किया, फिर आपने बताना है कि प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है। हालांकि आप उसमें भी यही बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आप प्रॉब्लम को ज़रा सही ओपनली बताएंगे कि जो है वो क्यों, कि जब जैसे मैं अपने टॉपिक की बात करूँ तो वो ये था कि क्योंकि स्कूल क्लोज्ड हैं कोविड-19 की वजह से, तो मैंने सोचा कि मैं स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प कर सकती हूँ उनकी लर्निंग में, और उनके जो है ना उनको मोटिवेट किया जाए,
कि वो लर्न करें और स्टडीज़ पे फोकस मेंटेन रहे। उसके बाद आपने जो है ना ब्लू मार्कर भी यूज़ करना है ज़्यादा। उसमें आप एक पेज पे 2-3 हेडिंग्स आप दे दें, उसमें या हाईलाइट कर दें, ठीक है। ब्लू ही यूज़ करना है, उससे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। प्रॉब्लम आपने डिस्कस करना है एक पेज पे, क्योंकि ये टोटल 5 पेजेस हैं दोनों साइड्स को काउंट करके ना। तो फिर उसके बाद आपने आगे से चल के ये भी बताना है कि फिर आप जब करेंगे तो उसके क्या क्या रिज़ल्ट्स होंगे, ठीक है। जैसे जो ऑनलाइन लर्निंग है, एजुकेशनल गेम्स को यूज़ करके हेल्प स्टूडेंट्स टू पे अटेंशन, और इस तरह से ये सारे आपने लिखना है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट वाज योर डिस्कशन विद योर कोलीग, फ्रेंड, सीनियर टीचर और सुपरवाइजर रिगार्डिंग द प्रॉब्लम? Provide your discussion with your colleague or supervisor for better understanding of the problem and alternate solution. अच्छा, अब इसमें क्या करना है, जैसे मैं जब सुपरवाइज़र के पास गई थी तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने क्या करना है। कोविड-19 में स्कूल क्लोज्ड हैं, फिर भी हमने क्लास लेनी है, तो हम किस तरह क्लास को पढ़ाएंगे। और कोविड-19 में तो स्कूल क्लोज थे, तो हम स्कूल किस तरह गए और हम कैसे लिखेंगे। इसके अलावा अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप जाके उनसे समझते हैं, तो आपको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही, क्या आपको मसला क्या पेश आ रहा था रिसर्च करते वक्त, और या आपने अपने कोलीग से क्या डिस्कशन की कि इसको किस तरह करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपने इस क्वेश्चन में लिखनी है। और आई को निकाल देना है। मैंने काफ़ी जगहों पे आई को आपने रिसर्चर यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात शेयर करती हूँ, जैसे मेरे अपने टॉपिक से रिलेटेड है। तो मैंने लिखा था कि मैंने ये प्रॉब्लम डिस्कस किया है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी एजुकेशन पे फोकस नहीं कर पा रहे ड्यूरिंग स्कूल क्लियर, यानी स्कूल क्लोज्ड हैं, तो क्या किया जाए ये वो। तो फिर हमने सोचा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो एजुकेशनल गेम्स इंट्रोड्यूस करवाई जाएं। यानी आपने इसमें लिखना है कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही थी और फिर आपने अपने कोलीग्स के साथ क्या डिस्कशन की, उन्होंने क्या सजेस्ट किया, आपने क्या किया और फिर क्या फ़ाइनल हुआ। यानी ये सब कुछ आपने यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और छोटी टिप दे दूँ कि अगर आपके सुपरवाइज़र आपको गाइड नहीं कर रहे, आप मतलब रिसर्च प्रोजेक्ट लिख रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, तो आपके माइंड में जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना कि ये प्रॉब्लम है, इसको किस तरह करना है, वो आप लिख लें और वो इसमें उठा के लिख दें, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 10 मार्क्स का। व्हाट डिड यू फाइंड अबाउट द प्रॉब्लम इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स? एक्सप्लोर बुक्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज टू नो व्हाट एंड हाउ हैज़ बीन ऑलरेडी डन रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम। तो इसको पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा क्या गया है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो आपने टॉपिक लिया है उसको आप गूगल से सर्च करें, लिटरेचर, बुक्स, आर्टिकल्स, उस पर वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं, तो वहाँ पे आपने इस प्रॉब्लम के बारे में क्या फ़ाइंड आउट किया और आप क्या जानते हैं वो सारे आप उसमें ऐड करें। ये आप कह लें कि आपने ना, सिंपल आपको बताऊँ, नेट से आपने कॉपी करना है डाटा रिलेटेड टू योर टॉपिक, ठीक है। और उसका रेफरेंस भी साथ देना है कि आपने कहाँ कहाँ से डाटा लिया। बुक्स, आर्टिकल्स वगैरह देखने हैं कि आपके टॉपिक पे पहले क्या काम हो चुका है और अब आपने काम किया है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है रिसर्चर, वो मिस्टेक आई की जगह रिसर्चर रीड डिफरेंट आर्टिकल्स एंड बुक्स ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स, ठीक है, फॉर द रिसर्चर प्रोजेक्ट। फिर डाटा जो लिया अबाउट माई टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशनल गेम्स ऑन लर्निंग, ठीक है, ये वाला हो गया। फिर टू डिटरमाइन द रोल ऑफ एजुकेशनल गेम्स ऑन लर्निंग एंड टू कंपेयर गेम्स विद मोर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। इस तरह थोड़ा सा आपने इंट्रोडक्शन देना है। फिर आपने जो भी आपने डाटा उसे कॉपी किया हुआ है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। Educational games also encourage and increase cooperation. They can be used to give practices in all exercises and be used to practice many types of communication. तो ये मैंने कहाँ से लिया, ये मानिया मॉइड मवासलत 2011-12 ये था। यहाँ पे मैंने मार्कर नहीं यूज़ किया, लेकिन अगर आप यहाँ पे ब्लू मार्कर से हाईलाइट कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा और अच्छा भी लगेगा। मैंने जो फ़ाइनल काम किया था उसमें मैंने यही किया था। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये मैंने फ़ोटो कापी इसकी करवाई हुई थी बुक की, और उस पर मैंने पहले किया था, ठीक है।
इस तरह आपने डिफरेंट वेबसाइट्स, बुक्स, आर्टिकल सर्च करके वहाँ से लाइंस कॉपी करनी है, सेम टू सेम लिखनी है, और साथ में आपने ना ये रेफरेंस दे देना है कि जैसे ये मैंने दिए हुए हैं, ब्रैकेट में आपको नज़र आ रहा है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये। और इसे टर्न करते हैं, यहाँ पे ये है, ये इस तरह मैंने जो है ना दिए हुए हैं। इस तरह आपने डिफरेंट साइट से बुक्स वगैरह ऑनलाइन मतलब करनी है, सर्च करनी है, और जो भी लाइंस वगैरह आपने लिखनी है, पैराग्राफ, उसका साथ में आपने रेफरेंस दे देना है जिस तरह मैंने दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन एंड हो रहा है। ये तो सेम टू सेम आपने नेट से कॉपी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेजर वेरिएबल्स, or give definitions, description from literature. What are the key terms in your topic or study? What do you mean of these terms? What particular meaning you will attach to the term when used in this project? अच्छा, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो आपने बताना है कि मेजर वेरिएबल्स क्या थे, यानी कह लें ऑब्स्टेकल्स क्या थे जब आप अपना प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, बना रहे थे, ठीक है, उस पर काम कर रहे थे, तो क्या आपको क्या मसले पेश आए, वो वेरिएबल्स आपने लिखने हैं। उसके बाद उनकी जो डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन देनी है लिटरेचर से, यानी गूगल से आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। की टर्म्स क्या थी आपके टॉपिक या स्टडी में, उनके मीनिंग्स वगैरह वो सब आपने बताना है। लाइक मैं अपना शेयर करती हूँ आपसे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या हमने लिखना है। तो की टर्म्स जो थी, मैंने कोविड-19 लिखा, ऑनलाइन एजुकेशन, एजुकेशनल गेम्स के थ्रू, डिजिटल गेम बेस्ड लर्निंग, कंप्यूटर लिटरेसी, फन एंड मोटिवेशन, पेंडेमिक, लॉकडाउन, ये की टर्म्स थी। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल्स यानी वो प्रॉब्लम्स जो आपको प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करते हुए पेश आए, वो भी आपने लिख देने हैं। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 5 मार्क्स का, व्हाट डिड यू वांट टू अचीव इन दिस रिसर्च प्रोजेक्ट, यानी आप इस रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या अचीव करना चाहते हैं, आपका गोल क्या है। तो हमारा गोल क्या है कि स्टूडेंट्स को जो है ना वो स्टे फोकस्ड रहें। जो मेरा टॉपिक था कि वो कोरोना में अपनी स्टडी से हट ना जाए, जो है स्टडीज़ से इंटरेस्ट ख़त्म ना हो जाए, तो वो मोटिवेटेड रहें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ऑब्जेक्टिव, पर्पस ऑफ स्टडी, क्रिटिकल क्वेश्चन क्या थे दैट हैज़ ट्राई टू बी आंसर्ड इन दिस प्रोजेक्ट। तो ये आपने करना है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, आप करना क्या चाहते हैं इस प्रोजेक्ट में। तो मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये था, मैंने 3-4 लिखे हैं ऑब्जेक्टिव इसमें, कि टू डिस्क्राइब दैट गेम बेस्ड लर्निंग प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन टीचिंग बाय मेकिंग स्टूडेंट्स टू इंटरेक्ट एंड वर्क इन टीम्स। ठीक है, एक ये था टू एक्सप्लेन हाउ गेम्स अलाउ स्टूडेंट्स टू फोकस वेल इनफ टू लर्न बेटर, हाउ एजुकेशन गेम्स मेक लर्निंग फन एंड मोटिवेट स्टूडेंट्स टू हेल्प दैम पे अटेंशन। ये सारे थे ऑब्जेक्टिव। और फिर एंड पे आपने क्रिटिकल क्वेश्चन इसमें लिख देना है, जैसे मैंने लिखा हुआ है, क्रिटिकल क्वेश्चन इन रिसर्चर्स प्रोजेक्ट was that how online platforms with different facilities enable teachers and students to make the best use of learning or educational games। ये क्रिटिकल क्वेश्चन था। आप अपने टॉपिक और सब थीम के अकॉर्डिंग लिखें। आपको एक चीज़ बताती चलूँ साथ साथ कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लिखने हैं आपने जितने भी आंसर्स, क्वेश्चन ऑलमोस्ट उनके आंसर सबके सेम हैं, वर्डिंग चेंज है, यानी वही प्रॉब्लम क्या था, आपका पर्पस क्या है, क्या आपको प्रॉब्लम क्या पेश आए, यानी सेम वो घुमा फिरा के मतलब सेम चीज़। जब आप इसको लिखेंगे तो आपको खुद भी फील होगा कि एक ही चीज़ को आप जो है वो चेंज करके लिख रहे हैं बार। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही इजी है। स्टार्ट में हमें भी मुश्किल लगा था, फिर कर लिया था, तो आप सब भी इंशाल्लाह कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, who are the participants in your project, give details of the individuals or groups who were focused in this project, early grade students whose handwriting in Urdu was not good, मतलब एग्जांपल दी हुई है। तो यहाँ पे भी एज द रिसर्चर टॉपिक वाज इम्पैक्ट, यानी आपने करना है, बताना है स्टार्ट में कि आपका ये प्रोजेक्ट था, थीम, सब थीम, टॉपिक। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपने लिख देना है कि पार्टिसिपेंट्स कौन से थे, यानी स्टूडेंट्स थे जिन पे आपने रिसर्च की, कोलीग्स थे जिनके साथ आपने प्रॉब्लम शेयर किया, डिस्कस किया, फिर उसके बाद पेरेंट्स, ठीक है, वो भी इन्वॉल्व हैं।
तो इन तीनों की हेडिंग्स नेक्स्ट आपने देनी है और इनके बारे में और लिखना क्या है कि इन्होंने किस तरह आपकी जो है वो हेल्प की, किस तरह ये इन्वॉल्व रहे आपके रिसर्च प्रोजेक्ट में। ठीक हो गया, ये चीज़ें आपने लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यानी वही चीज़ वहाँ पे आपने कैसे कोशिश की, वहाँ पे आपने अपने ऑब्जेक्टिव बताने, आप ये करना चाह रहे हैं, आपने मेथड क्या क्या यूज़ किए टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वो आपने इसमें लिखना है और स्टेप वाइज आपने सारा प्रोसीजर बताना है। अच्छा जी, यहाँ पे स्टेप्स हमने कुछ देखने हैं। आपने जो प्रॉब्लम जो है वो कैसे सॉल्व किया, तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, गेट द फैक्ट्स, कीप इट सिंपल, सिंपल आप रखें, आइडेंटिफाई करें, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, डिफ़ाइन करें स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, और उसके बाद इवेल्युएट करें। पहले आपने प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आ गया, फिर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, आपने सोची कि क्या स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, फिर उसमें से आपने इवेल्युएट कर लेनी है कोई अच्छी सी, यानी पिक द बेस्ट। ठीक है, फिर उसको एक्ट करना है, जस्ट डू इट, और फिर आपने इसके रिज़ल्ट्स देखने हैं। ठीक है, कि डिड इट वर्क और नॉट, या रीडू करें, रिवाइज करें। ये स्टेप्स भी आप लिख सकते हैं, 5 स्टेप्स। और एक और है, आप ये भी लिख सकते हैं, इनकी हेडिंग्स आप दें और अपने टॉपिक से रिलेटेड जो है वो सारी चीज़ें लिखें। स्टार्ट लें, प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करें, आपका ये प्रॉब्लम था, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, सॉल्यूशंस क्या हैं, फिर आपने एक सॉल्यूशन ले लिया, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर आपने रिजल्ट्स देखे। ठीक है, ये स्टेप्स आपने इसमें लिखने हैं, अपने टॉपिक से रिलेटेड आपने डाटा इसमें ऐड करना है। यहाँ भी ये 7-8 स्टेप्स हैं और डिफरेंट स्टेप्स हैं, ऑलमोस्ट वही हैं, थोड़े से डिफरेंट हैं। जैसे स्टेप 1 में डिफ़ाइन द प्रॉब्लम, स्टेप 2 क्लैरिफाई करें उसको, फिर गोल को डिफ़ाइन करें, कॉज क्या है, एक्शन प्लान क्या है, एग्जीक्यूट करें, वैल्यूएट करें और कंटिन्यूसली इम्प्रूव करें। आप ये भी स्टेप्स लिख सकते हैं, अगर आपको वो इजी लग रहे हैं आप वो लिख लें, और इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। जो भी आपको ठीक लगता है आप वो ऐड कर लें और डाटा उसके अकॉर्डिंग ऐड करना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड टू कलेक्ट द डाटा, हाउ वाज द इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड। फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल, इंटरव्यू, स्टूडेंट वर्क, पोर्टफोलियो, टेस्ट एट्सेट्रा। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने गलती की, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि इन सब को डिफ़ाइन करना है और सब ही ऐड करने हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने तकरीबन इन सब को ही लिख दिया। जैसे ये देखें, आपको भी शो कराती हूँ, ऑब्जर्वेशन शीट, रेटिंग स्केल और इंटरव्यू, स्टूडेंट वर्क, पोर्टफोलियो, क्वेश्चनियर जो प्रिपेयर किया है। अच्छा, मुझे इस बारे में नहीं पता था, तो मैंने जो है ना वो सब ही लिख दिए थे। जब मैंने अपने सुपरवाइज़र को चेक कराया तो उन्होंने मुझे कहा कि इसमें से आपने कोई से 2 या 3 या 2 ही आपने लेने हैं जो आपने यूज़ किया अपने रिसर्च वर्क में। यानी आपने ऑब्जर्वेशन से सारा काम किया है, या आपने इंटरव्यू लिया है, या स्टूडेंट वर्क, या फिर आपने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में क्वेश्चनर बनाया था, वो आपने सबसे फिल कराया और उस पर काम किया। तो इसमें से किसी एक पे आपने 1 या 2 आपने लिखने हैं। तो मैंने क्वेश्चनर वाला लिखा था और एक स्टूडेंट वर्क जो है उस पे लिखा था। ठीक है, ये तो सारा रफ था। फिर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, व्हाट वर द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन, प्रोवाइड इंस्ट्रूमेंट्स एंड एनालिसिस एज अपेंडिक्स। अब इसमें सिंपल क्या कि आपकी कंक्लूजन क्या थी वो आपने यूज़ करना है। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट्स आपने क्या यूज़ किए, एनालिसिस। इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है कि आपने कौन सा मेथड यूज़ किया, आप जो पीछे आपने बताया वही मेथड्स, यहाँ पे भी इनडायरेक्टली मेथड्स ही पूछ रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट्स यानी वो क्या क्या चीज़ें आपने यूज़ की, टेस्ट डाटा यूज़ किया, ऑब्जर्वेशन, या फिर आपने क्वेश्चनर बनाया था, आपने कौन सा मेथड यूज़ किया था और कंक्लूशन क्या था, वो आपने करना है। यहाँ पे मैं एक और आपसे शेयर करती हूँ अपना, ताकि आप लोगों को सही तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो यहाँ पे देखें, रिसर्च फाइंडिंग्स बिफोर एक्शन रिसर्च और आफ्टर एक्शन रिसर्च क्या रिजल्ट्स थे। रिसर्च फाइंडिंग क्या थी कि लर्निंग कितनी हो रही है थ्रू एजुकेशनल गेम्स। ठीक है, तो वो बिफ़ोर क्या थी और बाद में क्या रिजल्ट्स थे, ये आपने इस तरह का, यानी आपने कौन सा मेथड इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, आपने ऐसा ग्राफ बनाया है, पोर्टफोलियो या कुछ भी,
तो सिंपली आपने यहाँ पे कंक्लूशन का बताना है और इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से आपने यूज़ किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, समरी ऑफ द प्रोजेक्ट, व्हाट एंड हाउ वाज द रिसर्च कंडक्टेड, मेन ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस एंड फाइंडिंग्स। वही बात समरी में जो पूछा गया है, आपने जो उधर स्टेप्स लिखे थे कि आपने क्या मेथड यूज़ किया टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वो आपने स्टेप वाइज बताना है। तो यहाँ पे आपने समरी जो है वो बता देनी है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, फिर आपने इसका प्रोसेस क्या था सारा, कंक्लूजन फाइंडिंग्स यानी कंक्लूजन क्या थी, सेम प्रॉब्लम डिस्कस करना है, स्टेप्स डिस्कस करने हैं और कंक्लूजन समरी बतानी है। सेम चीज़ आपने यहाँ पे भी करनी, लेकिन यहाँ पे आपने हेडिंग्स जो हैं वो चेंज करके देनी है और वर्डिंग भी चेंज करनी है। ये नहीं कि आप वो वाले ही उठा के सेम आप इसी क्वेश्चन में लिख दें, नहीं, बल्कि इसको अपनी वर्डिंग में आप लिखें, थोड़ा चेंज करके लिखें। लिखना वही है, थोड़ा चेंज करके, कुछ आप वोकेबलरी वर्ड्स चेंज कर लें, ऐड कर लें, न्यू वर्ड्स ऐड करें, इस तरह से चेंज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रैक्टिस, व्हाट हैव यू लर्नड, सेल्फ रिफ्लेक्शन आपने बताना है। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपने बताना है कि आपने रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम किया और आपने खुद क्या सीखा। ठीक है, इस प्रैक्टिस से आपको आपने क्या सीखा वो सब कुछ आपने बताना है। और यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ अपने टॉपिक की, तो मैं यहाँ पे बताऊँगी कि क्योंकि कंप्यूटर इसमें ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, तो मैं कहूँगी कि इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे भी मैंने स्टूडेंट्स के लिए गेम्स इंट्रोड्यूस करवानी थी, उनको बतानी थी, इंगेज करना था, तो मुझे खुद भी कुछ नई गेम्स का पता चला और मुझे कंप्यूटर का यूज़ जो है वो भी फर्दर पता चला। मीटिंग्स किस तरह अटेंड करनी है, ऑनलाइन लेक्चर्स किस तरह लेने हैं, स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, टीचर भी एट द सेम टाइम, किस तरह से सब कुछ करना है, साइन इन लॉग आउट, वो सब कुछ। तो आपने क्या लर्न किया, ये सारी चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी है। नेक्स्ट ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ इट एडेड टू योर प्रोफेशनल स्किल्स एज अ टीचर, कि जो आपने रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम किया है इसकी वजह से आपकी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं वो कितना इम्प्रूव हुई हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं कि आपका नॉलेज इम्प्रूव हुआ है। इसके अलावा स्टूडेंट्स को हैंडल कैसे करना है, इंगेज कैसे करना है, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना है, उनको आप कैसे फोकस्ड रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें उनको मोटिवेट कैसे कर सकते हैं। तो आपने लिखना है कि आपने ये सारी स्किल्स सीखी, ये यानी व्हाट हैज़ इट एडेड टू योर प्रोफेशनल स्किल्स, आपकी स्किल्स कितनी इम्प्रूव हुई। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपल सा जो जो वेबसाइट्स आपने यूज़ की हैं उनका आपने रेफरेंस देना है, जहाँ से आपने आर्टिकल्स से डाटा लिया, बुक्स से लिया, ऑनलाइन बुक्स, पीडीएफ, जो भी आपने यूज़ किया है उसका आपने यहाँ पे रेफरेंस सब लिख देने हैं। और उसका ऐसे नहीं लिखना कि सिंपल वहाँ से उठा के, बल्कि उसका एक फॉर्मेट है जो मैं आपको बताती हूँ। ये वाला फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में आपने सारे रेफरेंसेस लिखने हैं। ये दो हैं जहाँ पे मैंने बुलेट्स से दिया हुआ है, मार्क किया हुआ है, एक रेफरेंस फिर दूसरा, इसी तरह आगे सारे जो है वो रेफरेंस मैंने लिखे हैं। तो ये सारे रेफरेंसेस जो हैं इस फॉर्मेट में आपने लिखने हैं। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आपने रिसर्च प्रोजेक्ट पे किस तरह काम करना है, इसको किस तरह लिखना है। पास्ट में लिखना है जहाँ पे इज़, आर, वाज, वर लगाना है, रिसर्चर यूज़ करना है, बाकी चीज़ें भी मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी हैं स्टेप बाय स्टेप। फिर भी अगर कोई चीज़ स्किप हो गई हो या मिस हो गई है, आप लोगों को समझ ना आई हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारा जो मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है, इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।